क्या आपको लगता है कि जब भी कोई बीमारी होती है या जिंदगी में कोई बड़ी समस्या आती है तो वो सिर्फ बाहरी वजहों से नहीं होती? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ परेशानियां बार बार लौट कर आती हैं? चाहे आप कितनी भी दवा लें या कितनी भी कोशिश करें, फिर भी हालात नहीं बदलते। अगर हाँ, तो इस बात की गहराई को समझने का वक्त आ गया है। लुईस हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ इसी गहराई तक ले जाती है। इस किताब में लुईस कहती हैं कि हमारा शरीर हमारे विचारों का एक प्रतिबिंब है, यानी जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जमा हो जाता है और धीरे धीरे बीमारियों या संघर्षों के रूप में सामने आता है। जब हम खुद से कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं, मुझे प्यार नहीं मिल सकता या मुझे पैसा कभी नहीं मिलेगा, तो ये शब्द हमारी जिंदगी में सच बन जाते हैं। लुईस का मानना है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम अपनी बीमारी, अपने रिश्ते और अपनी आर्थिक स्थिति को भी बदल सकते हैं। इस किताब का हर चैप्टर एक आईना है जो हमें खुद के भीतर झांकने का मौका देता है। लुईस हमें यह सिखाती हैं कि हमें खुद से प्यार करना सीखना होगा, अपने अंदर बैठे डर और पुराने दर्द को पहचान कर उन्हें जाने देना होगा। तभी हम सच्चे अर्थों में हीलिंग की ओर बढ़ सकते हैं। वो कहती हैं कि फॉरगिवनेस यानी माफ करना एक बहुत बड़ा स्टेप है। जब तक हम अपने अतीत को पकड़े रहेंगे, तब तक हम अपने वर्तमान को बेहतर नहीं बना सकते। किताब में दिए गए पॉजिटिव एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम योग्य हैं, हम प्यारे हैं और हम चंगे हो सकते हैं। लुईस ने खुद भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ाई लड़ी और बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के सिर्फ अपनी सोच बदलकर खुद को ठीक किया। उनका कहना है कि ये सब कोई जादू नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन का नतीजा है। वो हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाती हैं कि कैसे पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ना है और कैसे नए एम्पावरिंग बिलीफ्स को अपनाना है। किताब में कई रियल लाइफ केस स्टडीज भी दी गई हैं, जहां लोगों ने सिर्फ लुईस की टेक्निक अपनाकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया। ये किताब सिर्फ पढ़ने या सुनने की नहीं है, ये किताब महसूस करने और जीने की है। अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने को, अपने घावों को भरने को और एक नई शुरुआत करने को, तो ये सफर आपके लिए है। आप चाहे बीमार हो या दिल टूट चुका हो या जिंदगी में कुछ भी ठीक न लग रहा हो, लुईस आपको आवाज देती हैं और कहती हैं यू कैन हील योर लाइफ। चैप्टर 1 व्हाट आई बिलीव। लुईस हे इस पहले चैप्टर की शुरुआत एक बेहद सशक्त विचार से करती है कि अगर हम सच में अपने विचारों को बदल लें तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। उनका मानना है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे भीतर चल रहे विचारों और विश्वासों का ही प्रतिबिंब है, यानी जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसका असली कारण हमारी अंदरूनी सोच है। इस चैप्टर में लुईस कहती हैं कि हम सबके भीतर एक अनंत शक्ति मौजूद है, जिसे वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस या इन्फिनिट पावर कहती हैं। ये शक्ति हमेशा हमारे साथ है और जैसे जैसे हम अपने विचारों को बदलते हैं, वैसे वैसे ये शक्ति भी हमारी सहायता करने लगती है। अगर हम खुद से कहते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं लायक हूं, मैं प्यार के काबिल हूं, तो यही बातें हमारे जीवन में सच्चाई बनकर उभरने लगती हैं। लुईस बताती हैं कि हम में से ज्यादातर लोग बचपन में ही कुछ नकारात्मक विश्वासों को अपनाते हैं, जैसे कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझसे प्यार नहीं किया जा सकता। ये विश्वास धीरे धीरे हमारी जिंदगी की नींव बन जाते हैं और हम अनजाने में उन्हीं के आधार पर फैसले लेने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि हम खुद ही अपने लिए दर्द और तकलीफें खींचते हैं। वो इस बात पर जोर देती हैं कि आत्मस्वीकृति यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। जब हम अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना शुरू करते हैं जैसे हम हैं, बिना किसी शर्म या दोष के, तभी असली चंगाई शुरू होती है। लुईस ये भी कहती हैं कि हर विचार जो हम सोचते हैं वो भविष्य बनाता है, इसलिए हमें बेहद सतर्क होकर अपने विचारों को चुनना होगा। इस चैप्टर में वो इस बात को भी समझाती हैं कि हम खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो बोलते हैं, वो सब मिलकर हमारी वर्तमान और भविष्य की सच्चाई बनाते हैं। अगर हम बीमारी के बारे में सोचते हैं तो बीमारी बढ़ती है। अगर हम प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि के बारे में सोचते हैं तो वही हमारी जिंदगी में आने लगता है।
लुईज हमें प्रेरित करती हैं कि हम खुद से ये सवाल पूछें, मैं इस समय क्या सोच रहा हूं? क्या ये विचार मुझे ताकत दे रहे हैं या मुझे कमजोर कर रहे हैं? क्या मैं खुद को प्यार करता हूं? क्या मैं खुद को स्वीकार करता हूं? ये सवाल हमारे भीतर एक गहरा चिंतन पैदा करते हैं और धीरे धीरे हमें हमारी ही सोच का आईना दिखाने लगते हैं। चैप्टर के अंत में लुईज हमें एक नई सोच की शुरुआत करने के लिए आमंत्रित करती है। वो कहती हैं कि आज से ही हम यह मानना शुरू करें कि मैं प्यार के लायक हूं, मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। यही विश्वास धीरे धीरे हमें चंगा करते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। यह पहला चैप्टर हमारे मन की ताकत को पहचानने की एक कुंजी है। यह हमें बताता है कि हीलिंग बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। लुईस का यह संदेश है, अगर तुम तैयार हो तो तुम अपनी जिंदगी को ठीक कर सकते हो। यू कैन हील योर लाइफ। चैप्टर 2, टर्निंग पॉइंट। लुईज हे इस चैप्टर में बताती हैं कि जिंदगी में हर किसी के पास एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदलने की संभावना होती है। ये टर्निंग पॉइंट वह मौका होता है जब हम अपने पुराने विचारों और आदतों को छोड़कर नई शुरुआत कर सकते हैं। लुईस कहती हैं कि हम अपनी जिंदगी के इस मोड़ को पहचानकर उसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं, बशर्ते हम अपने आप को सचेत और खुले मन से देखें। वह बताती हैं कि अक्सर हम अपनी परेशानियों और दुखों को बाहरी कारणों से जोड़ देते हैं, पर असल में ये हमारी सोच और विश्वास ही है जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। इस चैप्टर में लुईज अपने अनुभवों से साझा करती हैं कि जब उन्होंने खुद को माफ करना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू किया, तभी उनकी जिंदगी में बदलाव आया। उन्होंने सीखा कि भले ही हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं अगर हम वर्तमान में अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें। लुईस कहती हैं कि टर्निंग पॉइंट का मतलब है अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना और यह समझना कि हम अपनी ऊर्जा को कहां लगाते हैं। जब हम नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। वह इस बात पर जोर देती है कि माफ करना और खुद से प्यार करना ही वह चाबी है जो हमें पुराने घावों से मुक्त कर सकती है। लुईस बताती हैं कि अक्सर हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं, पर यह दोषारोपण हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए हमें अपने आप से दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। इस चैप्टर में लुईस अफर्मेशंस के महत्व को भी समझाती हैं, जो हमें नकारात्मक विचारों से बाहर निकालकर सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। वह कहती हैं कि टर्निंग पॉइंट सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक मानसिक बदलाव है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। जब हम इस बदलाव को अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी में प्रेम, खुशी और स्वास्थ्य अपने आप आने लगते हैं। लुईस हमें प्रेरित करती हैं कि हम हर दिन को एक नया अवसर समझें, एक नई शुरुआत के रूप में देखें और खुद से कहें कि मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। यही विश्वास हमें हमारे सपनों की ओर ले जाता है। टर्निंग पॉइंट के इस चैप्टर में लुईस ने अपनी जिंदगी के कई उदाहरण भी दिए हैं, जहां छोटे छोटे निर्णयों ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वह कहती हैं कि आपकी भी जिंदगी में ये क्षण आ सकते हैं जब आप खुद को सीमाओं से मुक्त कर सकते हैं और एक नई राह चुन सकते हैं। लुईस का यह संदेश है कि कोई भी बदलाव असंभव नहीं है, बस आपकी सोच बदलनी होगी और खुद पर भरोसा करना होगा। यू कैन हील योर लाइफ। चैप्टर 3, व्हाट इज द प्रॉब्लम। लुईस हे इस चैप्टर की शुरुआत एक बेहद सरल लेकिन गहरे सवाल से करती है, क्या हमें वाकई पता है कि हमारी समस्या क्या है? अक्सर ऐसा होता है कि हम सतह पर दिख रही तकलीफें या स्थिति को ही समस्या समझ लेते हैं, लेकिन लुईस कहती हैं कि वो केवल लक्षण होते हैं। असली समस्या उससे कहीं गहरी होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बार बार नौकरी में दिक्कत आती है तो समस्या केवल बॉस या कलीग्स नहीं है, बल्कि शायद वो व्यक्ति खुद को लायक नहीं समझता या उसे डर है कि वो सफल नहीं हो सकता। लुईस समझाती हैं कि ज्यादातर लोग अपने जीवन की समस्याओं को बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं, जैसे रिश्तों में तनाव, आर्थिक तंगी या स्वास्थ्य की परेशानी। लेकिन इन सब की जड़ हमारी आंतरिक सोच और विश्वास प्रणाली में छिपी होती है। जब तक हम भीतर छिपे इन लिमिटिंग बिलीफ्स को नहीं पहचानते, तब तक हम सच्चे समाधान तक नहीं पहुंच सकते।
इस चैप्टर में लुईस हमें एक अभ्यास करने को कहती हैं कि जब भी कोई समस्या सामने आए तो खुद से बार बार पूछें कि इसका कारण क्या है। जैसे परत दर परत खोलते जाए और देखें कि सबसे नीचे क्या छिपा है। वो बताती हैं कि हर समस्या के पीछे एक नकारात्मक विचार या भावना छिपी होती है, जैसे डर, गुस्सा, अपराध बोध या आत्मग्लानि। लुईस कहती हैं कि हमारी समस्याएं केवल सतही घटनाएं नहीं होती, वे हमारे जीवन में एक संदेश लेकर आती हैं। वे हमें यह दिखाने आती हैं कि हमारी सोच में कहां परिवर्तन की जरूरत है। यदि हम सतही समाधान खोजते रहेंगे तो समस्याएं लौट लौट कर आती रहेंगी, लेकिन अगर हम अपनी सोच और भावनाओं की गहराई में उतरकर खुद से ईमानदारी से पूछें कि मेरी भूमिका इसमें क्या है, तो हम चमत्कारी बदलाव देख सकते हैं। लुईस का मानना है कि हमारी हर समस्या के भीतर ही उसका समाधान छिपा होता है, बस हमें उसकी भाषा को समझना आना चाहिए। वह बताती हैं कि जब तक हम खुद को दोष देना बंद नहीं करते और खुद को माफ करना नहीं सीखते, तब तक कोई भी बाहरी समाधान टिकाऊ नहीं होता। लुईस इस चैप्टर में यह भी कहती हैं कि कई बार लोग अपने दुख को इतनी गहराई से पकड़ लेते हैं कि वो उनकी पहचान बन जाता है। ऐसे में अगर दुख को छोड़ा जाए तो उन्हें लगता है कि वो खुद को ही खो देंगे। इसीलिए परिवर्तन से पहले जागरूकता बहुत जरूरी है। हमें यह पहचानना होगा कि क्या हम वाकई अपनी समस्या से मुक्त होना चाहते हैं या हम उसमें ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लुईस यह भी सुझाव देती हैं कि जब भी हम किसी समस्या के बारे में सोचें तो खुद से यह कहें, मैं अब तैयार हूं इसे छोड़ने के लिए। यह एक सरल सा वाक्य हमारे अवचेतन मन को यह संकेत देता है कि हम अब बदलाव के लिए तैयार हैं। चैप्टर के अंत में लुईस फिर याद दिलाती हैं कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने भीतर की सोच को बदलना होगा, क्योंकि वही हमारी असली समस्या की जड़ है और वही उसका समाधान भी है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर है, जबकि वह हमेशा भीतर होती है। जब हम इसे पहचान लेते हैं तब हीलिंग शुरू होती है। यू कैन हील योर लाइफ। चैप्टर 4, इज इट ट्रू? इस चैप्टर में लुईस हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने को कहती हैं। क्या ये सच है? यानी जो हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में या जीवन के बारे में सोचते हैं, क्या वो वाकई सच है? लुईस बताती हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी सोच और विश्वासों को बिना सवाल किए सच मान लेते हैं। बचपन से जो कुछ भी हमें बताया जाता है, जैसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, पैसे कमाना मुश्किल है, प्यार सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है, हम उन्हें जीवन भर ढोते रहते हैं और यही विश्वास हमारे अनुभवों का आधार बन जाते हैं। लुईस कहती हैं कि हर बार जब भी आप खुद से कहें कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है या मैं कभी अच्छा नहीं कर पाता, तो उस विचार को पकड़िए और खुद से पूछिए, इज इट ट्रू? क्या ये बात पूरी तरह सच है? क्या ये हर परिस्थिति में सही बैठती है? क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? वो समझाती हैं कि ज्यादातर विश्वास जो हम लेकर चलते हैं वो केवल किसी एक घटना पर आधारित होते हैं और फिर हम उसे जिंदगी भर दोहराते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में टीचर ने कहा कि तुम बुद्धू हो, तो वो एक वाक्य हमारे अंदर बैठ जाता है और हम खुद को सालों तक बुद्धू मानते रहते हैं, जबकि वो सिर्फ उस टीचर की एक राय थी, कोई परम सत्य नहीं। लुईस हमें सिखाती हैं कि हर विचार पर सवाल करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सोच बदल सकते हैं तो जिंदगी भी बदल सकती है। इस चैप्टर में वो हमें अपने विश्वासों की सूची बनाने को कहती हैं और फिर हर विश्वास के सामने यह सवाल लिखने को कहती हैं, क्या ये वाकई सच है? क्या मैंने इसे कभी चुनौती दी है या बस मान लिया है? लुईस बताती हैं कि नकारात्मक विश्वास अक्सर इनहेरिटेड होते हैं, यानी हमें माता पिता, समाज या संस्कृति से मिले होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो हमें मिला है वही हमारे लिए सही भी हो। वो कहती हैं कि हमें अपने सोचने के तरीके को ओनरशिप के साथ चुनना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें ऐसा सिखाया गया था, बल्कि इसलिए कि अब हम जानबूझकर वही विश्वास चुन रहे हैं जो हमें आगे बढ़ाता है। लुईस इस चैप्टर में ये भी कहती हैं कि हर बार जब आप कोई लिमिटिंग बिलीफ पकड़ें, जैसे मैं प्यार के लायक नहीं हूं, तो अपने आप से पूछिए कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, इसका क्या आधार है, और अगर मैं इस पर विश्वास न करूं तो मेरी जिंदगी कैसी दिखेगी।
इस तरह हम धीरे धीरे अपने भीतर के झूठे विश्वासों की गिरफ्त से बाहर आने लगते हैं। वो याद दिलाती हैं कि विचार केवल विचार होते हैं और उन्हें बदला जा सकता है। हम उनके गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके मालिक बन सकते हैं अगर हम जागरूक होकर हर विश्वास को जांचें। लुईस चाहती हैं कि हम अपने मन में एक नई आवाज पैदा करें जो कहे, मैं खुद को नए सच्चे विश्वास चुनने की इजाजत देता हूं। यही वो सोच है जो चंगाई की ओर पहला कदम बनती है, और जब हम पुराने झूठ को छोड़ते हैं तो नई सच्चाई हमारे जीवन को सुंदर रूप देने लगती है। इस चैप्टर का सार यही है कि हर बार जब कोई विचार या विश्वास आपके मन में उठे तो रुकिए और पूछिए, इज इट ट्रू? क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ एक पुराना भ्रम हो जिसे अब बदलने का समय आ गया है। यू कैन हील योर लाइफ। चैप्टर 5, व्हाट डू वी बिलीव? लुईस हे इस चैप्टर में हमें हमारे विश्वासों की गहराई तक ले जाती है और दिखाती हैं कि कैसे ये विश्वास ही हमारे जीवन के अनुभवों की नींव होते हैं। वो कहती हैं कि हम जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे विश्वासों से निकलता है, चाहे वो हमारे शरीर का स्वास्थ्य हो, हमारे रिश्ते हों, हमारा आर्थिक हाल हो या आत्मसम्मान। सब कुछ हमारे भीतर छिपे विश्वासों से संचालित होता है। लुईस बताती हैं कि इन विश्वासों की शुरुआत बचपन में होती है, जब हमारा अवचेतन मन सब कुछ बिना सवाल किए स्वीकार करता है। जो कुछ भी हमारे माता पिता, रिश्तेदार, स्कूल या समाज हमें बार बार कहते हैं, वो धीरे धीरे हमारे मन में स्थायी रूप ले लेता है और हम उसे सच मानकर उस पर जीने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते या तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो बच्चा आगे चलकर पैसे और आत्मविश्वास से जुड़ी समस्याओं से जूझता रहता है। लुईस कहती हैं कि हमें अपने विश्वासों को देखकर यह समझना होगा कि कौन से विचार वास्तव में हमारे अपने हैं और कौन से हमें विरासत में मिले हैं। क्या हमने कभी खुद से ये पूछा है कि मैं जो मानता हूं, क्या वो मेरी सच्चाई है या किसी और की दी हुई सोच? वो इस चैप्टर में हमें एक अभ्यास भी करवाती हैं, जहां हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को देखें, जैसे स्वास्थ्य, पैसा, करियर, रिश्ते, और फिर यह लिखें कि हम इन सब के बारे में क्या मानते हैं। उदाहरण के लिए, पैसा कमाना मुश्किल है या हर रिश्ता अंत में तकलीफ देता है, और फिर खुद से पूछें कि ये सोच कहां से आई। क्या ये हमेशा सच रही है? क्या इसका उल्टा भी कभी सच हुआ है? लुईस समझाती हैं कि हमारे विश्वास ही हमारे जीवन के दायरे तय करते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम सचमुच उस दिशा में कभी कोशिश भी नहीं करेंगे, और अगर हम मान लें कि हम योग्य हैं, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। वो यह भी बताती हैं कि जरूरी नहीं कि पुराने विश्वास बुरे हों, लेकिन अगर वो हमें चोट पहुंचा रहे हैं या आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो उन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। लुईस हमें सिखाती हैं कि विश्वास कोई पत्थर की लकीर नहीं होते, उन्हें बदला जा सकता है, और जैसे ही हम नया विश्वास चुनते हैं, वैसे ही हमारे अनुभव बदलने लगते हैं। इस चैप्टर में लुईस कहती हैं कि आप नए विश्वासों को अपनाने के लिए एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें, जैसे मैं खुलकर जीवन का स्वागत करता हूं, मैं प्यार के काबिल हूं, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। ये शब्द जब बार बार दोहराए जाते हैं तो धीरे धीरे पुराने विश्वासों की जगह लेने लगते हैं। लुईस चाहती हैं कि हम अपने आप से यह वादा करें कि अब हम सिर्फ वही विश्वास चुनेंगे जो हमें मजबूत बनाते हैं और जो हमें प्रेम, शांति और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। वह यह भी कहती हैं कि यह प्रक्रिया आसान नहीं, लेकिन मुमकिन है। इसके लिए लगातार सजग रहना और खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि हमारा मन आदतन पुराने विश्वासों की ओर भागता है, लेकिन जब हम उसे बार बार रोककर नया रास्ता दिखाते हैं तो वो भी सीख जाता है। लुईस के अनुसार बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां हम अपने विश्वासों को पहचानते हैं और यह तय करते हैं कि अब हम वही सोच अपनाएंगे जो हमें चंगा करती है और हमारी जिंदगी को सुंदर बनाती है। यही असली हीलिंग है और यही लुईस का संदेश है। यू कैन हील योर लाइफ। चैप्टर 6, वेयर डज इट कम फ्रॉम? लुईस हे इस चैप्टर में हमें उस गहराई तक ले जाती हैं जहां हमारे विश्वासों की उत्पत्ति होती है। वह कहती हैं कि हम जो कुछ भी आज सोचते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं, उसका बीज बहुत पहले बोया गया था।
ज्यादातर मामलों में ये बीज बचपन में बोए गए होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे आसपास के लोग, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, शिक्षक और समाज हमें लगातार कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं और हमारा मन, जो उस समय पूरी तरह से खुला और प्रभावित होने के लिए तैयार होता है, हर चीज को सच मान लेता है। लुईस बताती हैं कि अगर हमें बचपन में बार बार यह कहा गया कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, या हमसे कुछ नहीं होगा, या हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो जीवन भर हम इसी सोच के साथ जीते हैं और हमारे अनुभव भी उसी सोच के अनुसार घटते हैं। वह यह भी समझाती हैं कि बच्चों के लिए यह समझ पाना मुश्किल होता है कि उनके साथ हो रहा व्यवहार दूसरों की सीमाओं या समस्याओं का परिणाम है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे के माता पिता हमेशा गुस्से में रहते हैं, तो बच्चा ये मान लेता है कि उसकी ही कोई गलती है और वो खुद को दोषी मानने लगता है। धीरे धीरे यह आत्मग्लानि उसका हिस्सा बन जाती है और वह यह विश्वास बना लेता है कि वह प्यार के काबिल नहीं है। लुईस कहती हैं कि ये बचपन की प्रोग्रामिंग बेहद गहराई से हमारे मन में बैठ जाती है और जब तक हम उसे पहचान कर बदलते नहीं, तब तक वह हमें नियंत्रित करती रहती है। हम वही रिश्ते चुनते हैं जो हमारे बचपन के भावनात्मक पैटर्न को दोहराते हैं। हम वही काम करते हैं जो हमारे आत्म मूल्य के अनुसार हो। हम उतना ही पैसा कमाते हैं जितना हमें लगता है कि हम डिजर्व करते हैं। लुईस हमें यह जानने के लिए प्रेरित करती हैं कि हमारे विचार और व्यवहार कहां से आ रहे हैं। जब हम अपनी सोच का स्रोत जान लेते हैं, तब हम उसे बदलने की ताकत हासिल कर लेते हैं। इस चैप्टर में वह कहती हैं कि अपने बचपन को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि हमें यह समझना होगा कि अब हम वयस्क हैं और हमारे पास चुनाव की शक्ति है। लुईस चाहती हैं कि हम अपने भीतर झांकें और उन क्षणों को याद करें जब हमें पहली बार यह महसूस हुआ था कि हम लायक नहीं हैं, हम अकेले हैं या हमसे कुछ नहीं होगा। जब हम उन पलों को पहचानते हैं तो हीलिंग शुरू होती है, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला कदम है। लुईस एक और जरूरी बात कहती हैं कि हमारे माता पिता भी किसी न किसी प्रोग्रामिंग के शिकार थे। उन्होंने जो सिखाया वही कभी उन्हें सिखाया गया था, इसलिए उन्हें दोष देने की बजाय हमें कंपैशन के साथ उन्हें समझना चाहिए और उस चक्र को वहीं तोड़ देना चाहिए। वो कहती हैं कि यदि हम वाकई हीलिंग चाहते हैं तो हमें अतीत को समझकर वर्तमान को अपनाना होगा और खुद से कहना होगा कि अब मैं अपने लिए नई सोच चुनता हूं, अब मैं पुराने दर्द को छोड़ता हूं, अब मैं वो इंसान बनता हूं जो मैं वास्तव में हूं। लुईस इस चैप्टर में यह भी समझाती हैं कि हीलिंग का मतलब केवल यह नहीं कि हम बेहतर महसूस करें, बल्कि इसका अर्थ है अपनी जिंदगी की जड़ में जाकर उन मूल विश्वासों को बदलना जो हमें तकलीफ दे रहे हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह संभव है। लुईस के अनुसार हर वह क्षण जब हम अपने भीतर की प्रोग्रामिंग को पहचान कर उसके विरुद्ध एक नया विचार चुनते हैं, वह हीलिंग का क्षण होता है। यही प्रक्रिया हमें धीरे धीरे स्वतंत्र बनाती है और यही हमें हमारी सच्ची शक्ति से जोड़ती है। यही लुईस का संदेश है, यू कैन हील योर लाइफ। चैप्टर 7, इज इट ट्रू? इस चैप्टर में लुईस हे फिर से हमें उसी मूलभूत सवाल की ओर लौटाती है, क्या यह सच है? लेकिन इस बार वह हमें गहराई से समझाती हैं कि कैसे हमारा अवचेतन मन पुराने अनुभवों और बचपन की कंडीशनिंग के आधार पर ऐसे विश्वास बना लेता है जिन्हें हम बिना सोचे समझे सच मानने लगते हैं। लुईस कहती हैं कि हम अपने भीतर बहुत सारे मैं हूं वाले वाक्य लेकर चलते हैं, जैसे मैं बेवकूफ हूं, मैं असफल हूं, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, और ये वाक्य धीरे धीरे हमारे आत्म मूल्य का हिस्सा बन जाते हैं। मगर क्या हमने कभी रुककर खुद से पूछा है, इज इट ट्रू? क्या वाकई मैं बेवकूफ हूं? क्या हर बार असफलता का मतलब यही है कि मैं असफल इंसान हूं? लुईस समझाती हैं कि हम अपने अनुभवों को सिर्फ बाहरी दुनिया की घटनाओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर चल रही कहानियों से भी देखते हैं, और ये कहानियां अक्सर अधूरी, गलत और दर्दनाक होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को एक बार रिजेक्शन मिला हो तो वह खुद को यह कह सकता है कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, और इस एक विश्वास के कारण वो आगे किसी नए रिश्ते की संभावना से भी डरने लगता है। लुईस कहती हैं कि हमारा मस्तिष्क सबूत ढूंढने का काम करता है। अगर हम एक नकारात्मक विश्वास रखते हैं,
तो हमारा मन उसी तरह के अनुभवों को चुनता और बढ़ाता है जिससे उस विश्वास को सही ठहराया जा सके। यानी अगर कोई सोचता है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता, तो वो उसी तरह के निर्णय लेगा जिससे उसे असफलता ही मिले और फिर कहेगा, देखा, मैं सही था। इसीलिए लुईज हमें बार बार यह याद दिलाती हैं कि हमें अपने विचारों की सत्यता को जांचना होगा। हर विचार जो हमें दुख देता है या हमें सीमित करता है, उसकी जड़ में जाकर यह पूछना चाहिए, क्या यह वाकई सच है? क्या इसका कोई दूसरा पहलू नहीं हो सकता? लुईज यह भी बताती हैं कि हमारे अंदर का इनर क्रिटिक, यानी वह आवाज जो हमें लगातार नीचा दिखाती है, वह अक्सर किसी और की आवाज होती है। शायद हमारे माता पिता की, किसी टीचर की या समाज की। लुईज चाहती हैं कि हम उस आवाज को पहचानें और धीरे धीरे उसकी जगह अपनी खुद की प्रेमपूर्ण और सहायक आवाज को लाएं। जैसे अगर हमारा मन कहे, तू फिर से फेल हो जाएगा, तो हम खुद से कहें, हो सकता है इस बार मैं सफल हो जाऊं, क्योंकि अब मैं जागरूक हूं और अपने आप को समर्थन दे रहा हूं। इस चैप्टर में लुईज हमें सलाह देती हैं कि हम एफर्मेशंस का इस्तेमाल करके अपनी सोच को बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम पुराने विश्वासों को पहचानें और उनसे सवाल करें, क्योंकि जब तक पुराने विश्वास जिंदा हैं, तब तक नई सोच पूरी तरह नहीं जम सकती। लुईज एक अभ्यास सुझाती है जहां आप एक नकारात्मक विचार लिखें और फिर उसके नीचे 3 सवाल पूछें। क्या यह सच है? क्या यह हर परिस्थिति में सच है? और अगर मैं इस पर विश्वास न करूं, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? यह अभ्यास हमारे मन को विकल्पों की ओर खोलता है। हम देख पाते हैं कि हमारी अब तक की सच्चाई कोई पक्की हकीकत नहीं, बल्कि एक बार बार दोहराया गया विचार भर थी। लुईज चाहती हैं कि हम अपने भीतर वह स्पेस बनाएं जहां हम विचारों को केवल सच मानने की बजाय जांचने की आदत डालें, ताकि हम खुद को बार बार पीड़ा देने की जगह खुद को समझने और अपनाने का रास्ता चुन सकें। यही प्रक्रिया हमें स्वतंत्र बनाती है और हीलिंग की ओर ले जाती है। लुईज बार बार कहती हैं कि सोच केवल सोच है और उसे बदला जा सकता है, और जब हम किसी विचार पर सवाल करते हैं और देखते हैं कि वह सच नहीं है, तो हमें उसके असर से आजादी मिल जाती है। यही आजादी ही असली चंगाई है, और यही इस चैप्टर का सार है। यू कैन हील योर लाइफ। चैप्टर 8, रिजेंटमेंट, क्रिटिसिज्म एंड गिल्ट। लुईज हे इस चैप्टर में 3 ऐसी भावनाओं की बात करती हैं जो इंसान की मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। रिजेंटमेंट यानी मन में छिपा गुस्सा या शिकायत, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना करने की आदत, और गिल्ट यानी अपराध बोध। लुईज बताती हैं कि ये तीनों भावनाएं हमारी आत्मा को धीरे धीरे भीतर से खा जाती हैं। रिजेंटमेंट तब पैदा होता है जब हम पुराने गुस्से या पीड़ा को छोड़ते नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर संजो कर रखते हैं। हम किसी की कही बात, किया गया व्यवहार या कोई बीता अनुभव बार बार याद करते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। इससे न सिर्फ हमारा मन बोझिल होता है, बल्कि हमारा शरीर भी इसकी प्रतिक्रिया देने लगता है। लुईज कहती हैं कि लंबे समय तक दबा हुआ रिजेंटमेंट शरीर में ट्यूमर या कैंसर जैसी बीमारियों का रूप ले सकता है, क्योंकि हम उसे बाहर नहीं निकालते, बल्कि भीतर ही भीतर जलते रहते हैं। वो समझाती हैं कि हमें ये सीखना होगा कि माफ करना खुद के लिए जरूरी है, न कि दूसरों के लिए। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम अपने ही बोझ को हल्का करते हैं। क्रिटिसिज्म के बारे में लुईज कहती हैं कि यह एक जहरीली आदत है जो धीरे धीरे हमें और हमारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाती है। जब हम लगातार खुद की या दूसरों की आलोचना करते हैं, तो हमारे जीवन में नेगेटिविटी की मात्रा बढ़ जाती है। यह आदत हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देती। हम खुद को कभी अच्छा नहीं मानते और दूसरों को भी कमतर समझते हैं। लुईज बताती हैं कि आलोचना करने वाले लोग अक्सर बहुत गहराई में खुद से असंतुष्ट होते हैं, और जब वे खुद से प्रेम नहीं कर पाते, तो दूसरों को भी उसी नजर से देखते हैं। इसीलिए वह हमें आत्मस्वीकृति और करुणा की ओर बढ़ने को कहती है। वह कहती हैं कि जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें दूसरों की आलोचना करने की जरूरत नहीं पड़ती। गिल्ट यानी अपराध बोध एक और भावना है जो हमें पीछे खींचती है। लुईज कहती हैं कि गिल्ट शायद सबसे बेकार की भावना है, क्योंकि यह न तो हमें आगे बढ़ने देती है
और न ही कुछ सही करने देती है। हम अपने पुराने फैसलों, गलतियों या अनुभवों को लेकर खुद को कोसते रहते हैं और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। गिल्ट का शरीर पर असर बहुत गहरा होता है। यह हमें लगातार सजा देने के लिए मजबूर करता है, जिससे सिर दर्द, पीठ दर्द और अन्य बीमारियां जन्म ले सकती हैं। लुईस बताती हैं कि गिल्ट छोड़ने के लिए हमें यह समझना होगा कि हर इंसान कभी न कभी गलती करता है और हर गलती एक सीख होती है। अगर हम सीख ले लेते हैं और खुद को माफ कर देते हैं तो ही आगे बढ़ सकते हैं। वह यह भी कहती हैं कि पुराने अपराध बोध को पकड़कर रखने से हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। लुईस इस चैप्टर में हमें यह सिखाती हैं कि इन तीनों भावनाओं से आजाद होने का पहला कदम अवेयरनेस है। हमें सबसे पहले यह पहचानना होगा कि हमारे भीतर किस प्रकार की शिकायतें, आलोचनाएं या अपराध बोध दबे हुए हैं, और फिर उनके पीछे छिपे डर या असुरक्षा को समझना होगा। वह कहती हैं कि अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें इन भावनाओं को छोड़ना ही होगा। लुईस कुछ शक्तिशाली अफर्मेशंस भी साझा करती हैं, जैसे मैं माफ करता हूं और आजाद करता हूं, मैं खुद को प्रेम और स्वीकृति देता हूं, मैं अतीत को छोड़कर वर्तमान को अपनाता हूं। ये वाक्य धीरे धीरे हमारे मन में एक नई ऊर्जा भरते हैं और हीलिंग की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। लुईस हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि कोई भी भावना इतनी शक्तिशाली नहीं है कि उसे बदला न जा सके। हमारे भीतर ही वह शक्ति है जो हमें चंगाई की ओर ले जा सकती है। यदि हम यह तय कर लें कि अब हम बोझ नहीं उठाएंगे बल्कि खुलकर जीवन को स्वीकार करेंगे, तो हम सचमुच अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यही इस चैप्टर का सार है, यू कैन हील योर लाइफ। चैप्टर 9, हाउ टू चेंज। लुईस हे इस अध्याय में हमें सिखाती हैं कि परिवर्तन वास्तव में कैसे संभव होता है और कैसे हम अपने जीवन की गहराई से हीलिंग शुरू कर सकते हैं। वह कहती हैं कि परिवर्तन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है इच्छा, यानी विलिंगनेस। अगर हम सचमुच अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले तैयार होना पड़ेगा पुराने विचारों को छोड़ने के लिए। लुईस समझाती हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन में बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पुराने पैटर्न और आदतों से चिपके रहते हैं। वो कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं लेकिन, और ये लेकिन ही सबसे बड़ी रुकावट होती है। वह कहती हैं कि जब तक हम 100% तैयार नहीं होते तब तक बदलाव संभव नहीं है। लुईस कहती हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि पहले दुनिया बदले फिर हम बदलेंगे, लेकिन असली परिवर्तन तब आता है जब हम खुद से शुरुआत करते हैं। वह हमें यह एहसास कराती हैं कि हम जो सोचते हैं वही हमारी जिंदगी बनती है। इसलिए अगर हम अपनी सोच बदलें तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। इस चैप्टर में लुईस एक बेहद गहराई वाली बात कहती हैं। हम अपनी सबसे बड़ी समस्याओं को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यह मानना होगा कि यह संभव है। वह बताती हैं कि कई लोग अपने पुराने दर्द, निराशा, क्रोध और आत्मदया के साथ इतनी गहराई से जुड़े होते हैं कि वह उनकी पहचान बन जाती है। उन्हें डर लगता है कि अगर वो इन सब को छोड़ देंगे तो वो खुद कौन होंगे। लुईस कहती हैं कि यही जगह है जहां से हीलिंग की असली यात्रा शुरू होती है। वह हमें सिखाती हैं कि परिवर्तन के लिए हमें अपनी सोच को दोहराने की आदत बदलनी होगी। हम हर दिन क्या सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, अपने आप से कैसी बातें करते हैं, इन सब का सीधा असर हमारी भावनाओं और अनुभवों पर होता है। यदि हम लगातार खुद को कोसते हैं, खुद पर शक करते हैं या डर में जीते हैं, तो हम उन्हीं भावनाओं और अनुभवों को बार बार दोहराते हैं। लुईस चाहती हैं कि हम जागरूक होकर अपनी भाषा बदलें और धीरे धीरे एफर्मेशंस को अपनाएं, जैसे मैं अपने भीतर बदलाव की अनुमति देता हूं, हर दिन मैं नई समझ और शक्ति के साथ आगे बढ़ता हूं, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। लुईस यह भी कहती हैं कि परिवर्तन की प्रक्रिया में धैर्य जरूरी है। हम वर्षों से जिन विचारों और आदतों के साथ जीते आए हैं वो एक दिन में नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर हम लगातार अपने भीतर पॉजिटिव सोच बोते रहेंगे तो धीरे धीरे वो अंकुरित होंगे और फिर जीवन में नए अनुभव लाएंगे। इस चैप्टर में लुईस एक और महत्वपूर्ण बात बताती हैं कि अगर कभी कभी पुराने विचार वापस भी आ जाएं तो घबराएं नहीं, बल्कि खुद को प्यार से समझाएं और फिर से अफर्मेशंस की ओर लौट आए।
यह एक अभ्यास है जो हर दिन हर पल किया जाना चाहिए। वह चाहती हैं कि हम हर सुबह यह निश्चय करें कि आज मैं एक नया विचार चुनता हूं, आज मैं खुद को और दूसरों को माफ करता हूं, आज मैं प्यार का चुनाव करता हूं। लुईस यह भी कहती हैं कि आप अकेले नहीं हैं। ये यात्रा कठिन लग सकती है, लेकिन जब आप खुद को पूरी तरह अपनाते हैं तो जीवन भी आपका साथ देने लगता है। इस अध्याय का सार यही है कि परिवर्तन तभी होता है जब हम पूरी सच्चाई और खुलापन लेकर अपने भीतर झांकें, अपने पुराने विचारों की जड़ तक पहुंचें और फिर नई सोच को चुनें। लुईस हमें यकीन दिलाती हैं कि अगर हम सचमुच हीलिंग चाहते हैं तो हम जरूर हीलिंग पाएंगे, और यही विश्वास ही परिवर्तन का पहला और सबसे शक्तिशाली बीज है। यू कैन हील योर लाइफ। चैप्टर 10, बिल्डिंग द न्यू। इस अध्याय में लुईस हे हमें यह सिखाती हैं कि जब हम पुराने विश्वासों को छोड़ देते हैं तो अगला जरूरी कदम है नई सोच और नया जीवन बनाना। वह कहती हैं कि केवल नकारात्मकता को छोड़ना ही काफी नहीं है, हमें उसकी जगह कुछ पॉजिटिव और सशक्त रखना भी आना चाहिए, वरना हम दोबारा उसी पुराने खालीपन में लौट सकते हैं। लुईस बताती हैं कि बिल्डिंग द न्यू यानी नए विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण से अपने जीवन को पुनर्निर्मित करना एक सुंदर लेकिन सतत प्रक्रिया है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बागबान सूखी घास हटाकर जमीन तैयार करता है और फिर उसमें नए बीज बोता है और फिर हर दिन ध्यान, पानी और प्यार देता है ताकि नए पौधे उग सकें। लुईस कहती हैं कि हम अपने मन में जिस भी विचार को बार बार दोहराते हैं वह एक बीज बन जाता है। अगर हम लगातार कहते हैं मैं लायक नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो हम उसी विचार की फसल काटते हैं। लेकिन अगर हम नए शब्दों और विचारों के साथ खुद से बात करें, जैसे मैं प्यार के लायक हूं, मुझे जीवन से सर्वश्रेष्ठ मिलना स्वाभाविक है, तो धीरे धीरे हम उस नई ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। लुईस इस चैप्टर में अफर्मेशंस के महत्व को दोहराते हुए कहती हैं कि यह कोई जादू नहीं बल्कि एक अभ्यास है, एक नई आदत है जो हमारे अवचेतन मन को धीरे धीरे रिप्रोग्राम करती है। वह यह भी कहती हैं कि शुरुआत में शायद ये नए विचार झूठ लगें या कृत्रिम महसूस हों, लेकिन जैसे जैसे हम उन्हें दोहराते हैं उनका असर गहराई तक पहुंचने लगता है और वे हमारी सोच और व्यवहार को बदलने लगते हैं। लुईस चाहती हैं कि हम अपने अफर्मेशंस को केवल मैकेनिकल रूप से न दोहराएं बल्कि दिल से, भावनाओं के साथ कहें, क्योंकि भावना ही है जो शब्दों को शक्ति देती है। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं मैं खुद से प्यार करता हूं, तो उसे महसूस भी करें, उस भावना को अपने शरीर और मन में उतरने दें। लुईस यह भी समझाती हैं कि नए जीवन की रचना करने के लिए हमें अपने आप को उस वातावरण में भी रखना चाहिए जो इस बदलाव को समर्थन दे। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना, प्रेरणादायक किताबें पढ़ना, ध्यान करना, खुद से अच्छे शब्दों में बात करना, ये सभी कदम हमारे नए जीवन की नींव को मजबूत बनाते हैं। लुईस हमें यह याद दिलाती हैं कि हम परिपूर्ण बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रगति की दिशा में एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। वह कहती हैं कि अगर एक दिन आप अफर्मेशन भूल जाएं या नकारात्मक विचार आ जाए तो खुद पर कठोर न हो बल्कि प्यार से खुद को समझाएं और दोबारा उसी नए रास्ते पर लौट आए। यह बदलाव लिनियर नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम कमिटमेंट के साथ चलते रहें तो धीरे धीरे नए विचार हमारी पहचान बन जाते हैं। लुईस हमें विजुअलाइजेशन का भी सुझाव देती है, यानी अपने मन की आंखों से उस जीवन को देखना जिसे आप बनाना चाहते हैं, उसे महसूस करना, रंगों, आवाजों, भावनाओं के साथ जैसे वह अभी हो रहा हो। विजुअलाइजेशन हमारे अवचेतन मन को उस नई सच्चाई की आदत डालता है और फिर वह नई परिस्थितियां और मौके बनाना शुरू करता है। लुईस अंत में यह याद दिलाती हैं कि नया जीवन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है, और जब आप अपने विचार बदलते हैं, अपने शब्दों को बदलते हैं और खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। यही इस अध्याय का सार है कि हीलिंग केवल पुराना छोड़ने में नहीं है बल्कि एक नए, सुंदर और प्रेमपूर्ण जीवन को रचने में है, और यही प्रक्रिया हमें सच्ची आजादी, सच्चे सुख और सच्चे स्वास्थ्य की ओर ले जाती है। यू कैन हील योर लाइफ। चैप्टर 11, टेलीवर्क।
इस अध्याय में लुईज हे हमें यह सिखाती हैं कि केवल ज्ञान ही काफी नहीं है, उसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना ही असली हीलिंग लाता है। वह कहती हैं कि सेल्फ लव और पॉजिटिव सोच एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है जिसे हमें हर दिन दोहराना होता है। बिल्कुल उस तरह जैसे हम रोज दांत साफ करते हैं, खाना खाते हैं या नहाते हैं, उसी तरह मन की सफाई और पोषण भी एक डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। लुईज मानती हैं कि हम सभी के अंदर वह क्षमता है जो हमें हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जा सकती है, लेकिन यह क्षमता तभी सक्रिय होती है जब हम हर दिन अपने भीतर झांकते हैं और खुद को समय देते हैं। वह बताती हैं कि एक सरल और प्रभावशाली तरीका है हर सुबह और रात को एफर्मेशंस करना। लुईज कहती हैं कि सुबह उठते ही जो पहला विचार आपके मन में आता है वह आपके पूरे दिन को प्रभावित करता है। इसलिए जैसे ही आप जागें, सबसे पहले खुद से प्यार से बात करें, जैसे आज का दिन खूबसूरत है, मैं आज प्रेम, शांति और आनंद को अपनाता हूं, मेरे लिए आज सब कुछ सरल और सहज है। इसी तरह रात को सोने से पहले अपने दिन को प्रेम और कृतज्ञता के साथ समर्पित करें, जैसे मैं खुद से प्यार करता हूं, मैंने आज सबसे अच्छा किया, अब मैं विश्राम के योग्य हूं। लुईज यह भी कहती हैं कि आईने के सामने खड़े होकर एफर्मेशंस बोलना बेहद ताकतवर तरीका है। जब हम अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से कहते हैं आई लव यू, तो शुरू में यह असहज लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारे भीतर गहराई से बैठ जाता है और आत्म स्वीकृति की नींव बनाता है। वह कहती हैं कि आईना हमारे अवचेतन मन से सीधा संवाद करता है और जो भी हम वहां बोलते हैं वह ज्यादा गहराई से असर करता है। लुईज हमें एक और अभ्यास सुझाती हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, यानी हर दिन कुछ चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। ग्रैटिट्यूड हमारी ऊर्जा को तुरंत बदल देता है और नेगेटिव सोच को पॉजिटिव दृष्टिकोण में बदल देता है। वह कहती हैं कि जब हम आभार प्रकट करते हैं तो हम जीवन के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाते हैं और यही संबंध हीलिंग को आमंत्रित करता है। लुईज यह भी समझाती हैं कि डेली वर्क में कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि आप एक दिन बहुत गहराई से मेडिटेशन करें और फिर कई दिन छोड़ दें, बल्कि बेहतर है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन नियमित रूप से करें। हीलिंग एक सफर है जिसमें हर दिन आप अपने साथ कुछ समय बिताते हैं, अपने शरीर, मन और आत्मा को समझते हैं और धीरे धीरे पुराने जख्मों को भरने देते हैं। लुईज चाहती हैं कि हम अपने जीवन को पवित्र मानें और हर दिन को एक नए मौके की तरह देखें। वह कहती हैं कि हर सुबह आपके पास यह विकल्प होता है कि आप क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे और कैसा व्यवहार करेंगे। अगर आप अपने दिन की शुरुआत प्रेम, करुणा और सकारात्मकता से करें तो पूरा दिन उसी ऊर्जा में डूबा रहेगा। वह यह भी याद दिलाती हैं कि अगर किसी दिन आप भूल जाएं या पुराने पैटर्न में लौट जाएं तो खुद को दोष न दें, बल्कि समझें कि आप इंसान हैं और फिर से शुरुआत करें। लुईज के अनुसार डेली वर्क एक कमिटमेंट है, खुद से किया गया वो वादा जो कहता है मैं खुद के साथ हूं, मैं हीलिंग के लिए तैयार हूं और मैं अपने जीवन को सबसे सुंदर रूप देना चाहता हूं। इस अध्याय का सार यही है कि हर दिन हर पल हीलिंग संभव है अगर हम अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़ें, खुद को सुनें और खुद से प्रेम करना जारी रखें तो धीरे धीरे हम वही जीवन रच सकते हैं जिसकी हमें सच्चे अर्थों में तलाश है। यू कैन हील योर लाइफ। चैप्टर 12 रिलेशनशिप्स। इस अध्याय में लुईज हे बताती हैं कि हमारे रिश्ते हमारे जीवन का आईना होते हैं और ये हमें वही दिखाते हैं जो हमारे अंदर चलता है। वह कहती हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में आता है वह हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है और हम भी उसे कुछ सिखाने आते हैं। लुईज मानती हैं कि हर रिलेशनशिप, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें आत्मज्ञान और हीलिंग के अवसर देती है। वह यह भी कहती हैं कि जब तक हम खुद को पूरी तरह नहीं समझते और स्वीकार नहीं करते, तब तक हमारे रिश्तों में भी संघर्ष बना रहता है। लुईज समझाती हैं कि अगर हमारे भीतर डर, आत्मसंदेह, गुस्सा या अपराध बोध है तो हम वही भावनाएं दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं और हमारे रिश्ते भी वैसे ही बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार यह अनुभव करता है कि लोग उसे धोखा देते हैं तो लुईज कहती हैं कि यह व्यक्ति शायद भीतर से खुद पर भरोसा नहीं करता या खुद को उस लायक नहीं समझता कि कोई उसे सच्चा प्रेम दे।
इसीलिए वह बार बार वही अनुभव दोहराता है। लुईस यहाँ यह भी बताती हैं कि हम जैसे जैसे खुद से प्रेम करना सीखते हैं, हमारे रिश्तों की गुणवत्ता अपने आप बदलने लगती है। जब हम खुद की कद्र करते हैं, अपनी सीमाएं तय करते हैं और खुद के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं, तो हम दूसरों से भी वही उम्मीद रखते हैं और ऐसे लोग हमारे जीवन में आने लगते हैं जो हमारी भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करते हैं। इस अध्याय में लुईस रिश्तों को हीलिंग का सबसे बड़ा अवसर मानती है, क्योंकि यह वही जगह होती है जहां हम सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं और जहां हमारे पुराने घाव सबसे जल्दी उभर आते हैं। लेकिन अगर हम होश से काम लें तो यही रिश्ते हमें सबसे ज्यादा बदल सकते हैं। लुईस हमें सिखाती हैं कि हमें दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने भीतर झांकना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वह कौन सी सोच है जो हमें पीड़ा दे रही है। वह कहती हैं कि हर शिकायत एक नकारात्मक एफर्मेशन है, इसलिए जब हम किसी रिश्ते में बार बार शिकायत करते हैं तो हम उस स्थिति को और मजबूत कर देते हैं। लुईस चाहती हैं कि हम हर रिश्ते को प्यार और समझदारी से देखें और जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो यह पूछें कि इससे मुझे अपने बारे में क्या सीखने को मिल रहा है। वह फॉरगिवनेस को रिश्तों की सबसे बड़ी दवा मानती है और कहती हैं कि जब तक हम पुराने गुस्से और दर्द को पकड़े रहते हैं तब तक हीलिंग संभव नहीं होती। वह फॉरगिवनेस को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति मानती है, क्योंकि जब हम माफ करते हैं तो हम अपने दिल को हल्का करते हैं और नई ऊर्जा को जगह देते हैं। लुईस एक अभ्यास भी बताती हैं जहां हम उस व्यक्ति की कल्पना करते हैं जिससे हमारा रिश्ता खराब है और मन में कहते हैं, मैं तुम्हें माफ करता हूं और आजाद करता हूं, मैं खुद को भी माफ करता हूं और आजाद करता हूं, हम दोनों अब स्वतंत्र हैं। यह सरल सा अभ्यास बार बार करने से हमारी ऊर्जा बदलती है और धीरे धीरे रिश्तों में मिठास लौट आती है। लुईस यह भी कहती हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि हम किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम केवल अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और जब हम अपने भीतर प्रेम और शांति को जगह देते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से हमारे आसपास के रिश्तों में भी बहने लगती है। इस अध्याय का सार यही है कि हमारे रिश्ते हमारे आंतरिक संसार के प्रतिबिंब हैं। अगर हम खुद से प्रेम करते हैं, खुद को समझते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं तो हमारे रिश्ते भी सुंदर, सहयोगपूर्ण और हीलिंग बन जाते हैं। लुईस हमें सिखाती हैं कि सच्चे परिवर्तन की शुरुआत हमेशा अपने भीतर से होती है और जब हम खुद में हीलिंग लाते हैं तो हमारा पूरा संबंध जगत भी रोशनी से भर उठता है। यू कैन हील योर लाइफ। चैप्टर 13 वर्क। इस अध्याय में लुईस हे हमें यह समझाती हैं कि हमारा काम केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि आत्म अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। वह कहती हैं कि हम अपने काम के जरिए दुनिया को कुछ देने आए हैं और जब हम उस सोच के साथ काम करते हैं कि हमारा योगदान मायने रखता है तो काम एक बोझ नहीं बल्कि आनंद का स्रोत बन जाता है। लुईस बताती हैं कि बहुत से लोग अपने काम से असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे खुद को कमतर समझते हैं या उन्हें लगता है कि वे उस काम के लायक नहीं हैं जो वे करना चाहते हैं। यह आत्मसंदेह अक्सर बचपन में मिले संदेशों से आता है, जैसे तुम कभी सफल नहीं हो सकते या अच्छी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। लुईस कहती हैं कि जब तक हम इन लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान कर उन्हें छोड़ते नहीं, तब तक हम अपने सच्चे सामर्थ्य को नहीं पहचान सकते। लुईस इस अध्याय में हमें सलाह देती हैं कि हम अपने काम को लेकर नए सकारात्मक एफर्मेशंस का प्रयोग करें, जैसे मुझे ऐसा काम मिलता है जिसे मैं पसंद करता हूं, मुझे वो काम करने के अवसर मिलते हैं जो मेरी प्रतिभाओं को उभारते हैं, मैं योग्य हूं और मुझे अच्छा वेतन और सम्मान प्राप्त होता है। लुईस के अनुसार जब हम इन एफर्मेशंस को बार बार दोहराते हैं तो हमारी ऊर्जा बदलती है और वह अवसरों को आकर्षित करने लगती है। वह यह भी बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस समय ऐसी नौकरी में है जो उसे पसंद नहीं है तो वह शिकायत करने के बजाय उस काम में भी कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करे, क्योंकि जब हम आभार प्रकट करते हैं तो वही अनुभव धीरे धीरे बदलने लगता है। लुईस कहती हैं कि हम जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और जैसे जैसे हम अपने विचारों को सुधारते हैं वैसे वैसे हमारा बाहरी कामकाजी जीवन भी बदलने लगता है।
वह यह भी कहती हैं कि हमें अपने सपनों को स्थगित नहीं करना चाहिए, बल्कि हर दिन एक छोटा कदम उठाना चाहिए जो हमें हमारे पैशन और पर्पस के करीब ले जाए। लुईज यह मानती हैं कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जो हमें भीतर से बुलाती है, तब ब्रह्मांड भी हमारी सहायता करता है। वह यह भी बताती हैं कि कंपैरिजन यानी दूसरों से खुद की तुलना करना हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है और हमें अपने काम और प्रयास की कद्र करनी चाहिए। लुईज कहती हैं कि सेल्फ अप्रूवल यानी खुद को स्वीकार करना और खुद पर गर्व करना ही हमें उस इनर कॉन्फिडेंस तक पहुंचाता है जो काम में सच्ची सफलता की जड़ है। वह चाहती हैं कि हम अपने आप से यह प्रश्न करें, अगर पैसे की कोई चिंता न होती तो मैं क्या करता? यह प्रश्न हमारे भीतर के सच्चे उत्साह और आत्म अभिव्यक्ति के संकेत देता है। लुईज यह भी मानती हैं कि अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे मूल्यों के खिलाफ है या जो हमें लगातार ड्रेन्ड करता है, तो यह जरूरी है कि हम साहस जुटाकर बदलाव करें। लेकिन वह यह भी कहती हैं कि यह बदलाव भी प्रेम और अवेयरनेस के साथ होना चाहिए, न कि डर या गुस्से में। लुईज के अनुसार जब हम काम को केवल पैसे या सुरक्षा से नहीं बल्कि सेवा और आनंद के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, तब हमारा एटीट्यूड बदलता है और हम हर कार्य में फुलफिलमेंट महसूस करने लगते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि हमारा काम हमारे आत्मा की आवाज से जुड़ा होना चाहिए, और जब हम अपने भीतर के विश्वासों को हीलिंग देते हैं और खुद को मूल्यवान समझते हैं, तब ब्रह्मांड भी उन अवसरों के द्वार खोलता है जो हमें अपने सच्चे जीवन पथ पर ले जाते हैं। यू कैन हील योर लाइफ। चैप्टर 14 सक्सेस। इस अध्याय में लुईज हे हमें सच्ची सफलता का मतलब समझाती है। वह कहती हैं कि समाज अक्सर सफलता को पैसे, स्टेटस और बाहरी उपलब्धियों से मापता है, लेकिन असल में सफलता एक आंतरिक अनुभव है। लुईज मानती हैं कि जब हम अपने मन की शांति बनाए रखते हुए जीवन को प्रेम, करुणा और आत्मसम्मान के साथ जीते हैं, तभी हम वास्तव में सफल होते हैं। वह हमें याद दिलाती है कि सफलता का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है और हर किसी के लिए सफलता का अर्थ भी अलग होता है। लुईस कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट है, सुबह उठते ही कृतज्ञता महसूस करता है, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करता है और खुद से खुश है, तो वह पहले से ही सफल है। लुईस इस अध्याय में हमें उन आंतरिक अवरोधों की पहचान करने को कहती हैं जो हमारी सफलता में बाधा बनते हैं, जैसे मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं कभी भी इतना अच्छा नहीं बन पाऊंगा, या अगर मैं सफल हुआ तो लोग मुझसे जलने लगेंगे। वह समझाती हैं कि ये लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे बचपन के अनुभवों या समाज के डर से आते हैं, लेकिन अगर हम इन विचारों को पहचान कर ट्रांसफॉर्म करें तो हम अपनी सफलता को आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। लुईज हमें यह भी बताती हैं कि अक्सर लोग सफलता से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सफल होने के बाद वे अकेले हो जाएंगे या लोग उन्हें छोड़ देंगे, इसलिए वे अनजाने में खुद को पीछे खींच लेते हैं। लुईस कहती हैं कि सफलता का रास्ता खुद से प्रेम करने और खुद को स्वीकार करने से शुरू होता है। वह चाहती हैं कि हम खुद को बार बार यह याद दिलाएं, मैं योग्य हूं, मैं अपने हर लक्ष्य को प्रेम और सहजता से प्राप्त करता हूं, मेरी सफलता दूसरों को प्रेरित करती है। लुईस के अनुसार एफर्मेशंस एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है। जब हम बार बार सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं तो हमारे अंदर का डर और संकोच धीरे धीरे पिघलता है और उसकी जगह आत्मविश्वास और स्पष्टता ले लेती है। वह कहती हैं कि हमें अपनी सफलता की कल्पना करनी चाहिए जैसे वह पहले से ही हमारी है। विजुअलाइजेशन एक ऐसा अभ्यास है जिससे हमारा मन और शरीर पहले ही उस अनुभव को जीने लगता है और तब वह अनुभव भौतिक रूप से भी प्रकट होने लगता है। लुईज यह भी कहती हैं कि हमें दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि जलन महसूस करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी और की सफलता देखकर खुशी महसूस करते हैं तो हम उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वह मानती हैं कि ब्रह्मांड में सभी के लिए पर्याप्त है और किसी की सफलता हमारी सफलता के रास्ते में नहीं आती। लुईस हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची सफलता का संबंध संतुलन से है। अगर हम केवल काम में सफल हैं लेकिन हमारे रिश्ते, स्वास्थ्य
या आंतरिक शांति टूट चुकी है तो वह अधूरी सफलता है। वह चाहती हैं कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और प्रेम लाएं, क्योंकि तभी सफलता संपूर्ण और स्थायी बनती है। इस अध्याय का सार यही है कि सफलता बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, अपने डर को छोड़ते हैं और अपने सपनों के अनुसार कार्य करते हैं, तो सफलता अनायास ही हमारे जीवन में प्रकट होती है। लुईज हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता वह है जो हमें भीतर से संतोष, प्रेम और शांति का अनुभव कराए। यू कैन हील योर लाइफ। चैप्टर 15 प्रॉस्पेरिटी। इस अध्याय में लुईज हे हमें यह सिखाती हैं कि समृद्धि केवल पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सहजता, संतुलन और प्रेम के प्रवाह से जुड़ी होती है। वह कहती हैं कि जब हम प्रॉस्पेरिटी शब्द सुनते हैं तो हमारा मन तुरंत पैसा, बैलेंस गाड़ी या बड़ा घर सोचने लगता है, लेकिन असल में प्रॉस्पेरिटी का मतलब है स्वास्थ्य, प्रेमपूर्ण रिश्ते, रचनात्मक आत्माभिव्यक्ति, आत्मसम्मान और आंतरिक शांति का अनुभव। लुईज हमें यह समझाती हैं कि समृद्धि एक मानसिकता है और यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या हम खुद को उस लायक मानते हैं कि हमें अच्छा जीवन मिल सकता है, या हम भीतर ही भीतर यह मान बैठे हैं कि हमारे लिए सब कुछ कठिन ही रहेगा। लुईज बताती हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति हमारे अवचेतन विचारों और मान्यताओं का सीधा परिणाम है। अगर हम मानते हैं कि पैसा आना बहुत मुश्किल है, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं रहेगा, या अमीर लोग लालची होते हैं, तो हमारा मन और ऊर्जा उन्हीं विचारों के अनुसार व्यवहार करते हैं और ब्रह्मांड भी वैसा ही अनुभव लौट आता है। लुईस कहती हैं कि अगर हमें अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो पहले हमें अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना और ट्रांसफॉर्म करना होगा। वह हमें यह अभ्यास करने को कहती हैं कि हम बार बार यह सकारात्मक पुष्टि दोहराएं। पैसा मेरी ओर आसानी से और लगातार आता है। मैं ब्रह्मांड की समृद्धता के लिए खुला हूं। मैं हर दिन अधिक समृद्ध होता जा रहा हूं। लुईस मानती हैं कि जब हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और स्वीकार करने वाली बनाते हैं तो ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा के अनुरूप संसाधन, अवसर और सहायता भेजता है। वह इस बात पर जोर देती हैं कि हमें अपने आप को देने योग्य समझना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद को कमतर मानते हैं तब तक हम समृद्धि को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकते। लुईज एक और महत्वपूर्ण बिंदु साझा करती है। हम जितना अधिक आभार प्रकट करते हैं उतनी ही तेजी से प्रॉस्पेरिटी हमारे जीवन में बहने लगती है। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता वह चाबी है जो अबंडेंस के दरवाजे खोलती है। वह हमें सलाह देती हैं कि हर दिन उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद कहें जो हमारे पास पहले से हैं, चाहे वह छत हो, भोजन हो, परिवार हो या एक प्यारा मित्र। जब हम इस ऊर्जा में रहते हैं कि हमारे पास पहले से बहुत कुछ है, तो हम ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि हम और प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। लुईज ये भी बताती हैं कि पैसे को लेकर शर्म या अपराध बोध महसूस करना भी एक बड़ा अवरोध है। अगर हमें लगता है कि पैसा बुरा है या पैसे से हम दूसरों से अलग हो जाएंगे, तो हम अनजाने में उसे अपने जीवन से दूर कर देते हैं। लुईस चाहती हैं कि हम पैसे को एक ऊर्जा के रूप में देखें, जिसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जा सकता है और जो हमारे जीवन को सरल और सुंदर बना सकता है। वह कहती हैं कि प्रॉस्पेरिटी एक स्वाभाविक अवस्था है और हम सब उस तक पहुंच सकते हैं यदि हम अपनी सोच, विश्वास और भावनाओं को हीलिंग दें। लुईस के अनुसार अगर हम खुद को प्रेम करते हैं, खुद की कद्र करते हैं और अपने जीवन में संतुलन लाते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी हमारे पास आना शुरू हो जाती है। इस अध्याय का सार यही है कि समृद्धि भीतर से शुरू होती है। यह हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं की उपज होती है। लुईस हमें सिखाती हैं कि अगर हम प्रॉस्पेरिटी को अपनाने के लिए तैयार हो जाएं, तो ब्रह्मांड हमें उससे ज्यादा देता है जितना हम सोच सकते हैं। यू कैन हील योर लाइफ। किताब यू कैन हील योर लाइफ को पढ़ना या सुनना किसी सामान्य किताब का अनुभव नहीं है। यह जैसे आपके जीवन की परतों को धीरे धीरे खोलने जैसा है। हर पन्ना, हर वाक्य जैसे किसी पुराने घाव पर मरहम रख रहा हो। यह कोई ज्ञान की भारी भरकम बातें नहीं करती, बल्कि बिल्कुल सरल भाषा में दिल से बात करती है। लुईस हे की आवाज।
उनका लहजा ऐसा लगता है मानो कोई माँ अपने बच्चे को थपकियां देकर सुला रही हो, कह रही हो सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस किताब का सबसे अनोखा पक्ष यही है कि यह जीवन को किसी बड़ी बहस या सिद्धांत की तरह नहीं देखती। लुईज यह नहीं कहती कि तुम्हें बदलना चाहिए, बल्कि वह कहती हैं तुम जैसे हो वैसे भी ठीक हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम खुद को और बेहतर बना सकते हो। बस अपने आप से दोस्ती करके। इसमें कहीं भी डराने की बात नहीं है, कहीं भी दोष नहीं है, बस आत्मस्वीकृति, प्रेम और करुणा की गहराई है। इस किताब का अनुभव ऐसा है जैसे कोई दीपक एक अंधेरे कमरे में जला दिया गया हो। उस कमरे में वर्षों से अंधकार था, डर, अपराध बोध, शर्म, गुस्सा, दुख। लेकिन जैसे ही लुईस का एक विचार वहां पहुंचा, रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी। और जब रोशनी फैली तो हमें अपने ही भीतर वह सब कुछ दिखाई देने लगा जिसे हम अब तक बाहर खोज रहे थे। प्रेम, शांति, सुरक्षा, समझदारी, ताकत, एफर्मेशंस इस किताब की आत्मा है। लुईस बार बार यह बात दोहराती है कि हमारे शब्द ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम बार बार अपने लिए नकारात्मक बातें दोहराते हैं तो वह हमारी सच्चाई बन जाती है। लेकिन जब हम अपने लिए कहने लगते हैं कि मैं योग्य हूं, मैं प्रेम के लायक हूं, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, तो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, हमारे विचार और हमारा व्यवहार बदलने लगता है। यह किताब आपको अपनी ही आंखों से देखने का मौका देती है, लेकिन इस बार आलोचना की नहीं, प्रेम की आंखों से यह किताब आपको अपने ही जीवन की कहानी को फिर से लिखने का मौका देती है, लेकिन इस बार पीड़ित की नहीं, विजेता की भूमिका से। यह किताब आपको बार बार याद दिलाती है कि हीलिंग बाहर नहीं होती, वह अंदर होती है। और यह हीलिंग कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य लगता है, साहस लगता है, और सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद से बिना शर्त प्रेम करना। लुईस हमें बताती हैं कि जब हम अपने पुराने विश्वासों को पहचानते हैं जो हमें रोक रहे हैं, जैसे कि मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, तब हम उन्हें नए विश्वासों से बदल सकते हैं। और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हम अपने भीतर एक नई ऊर्जा को जन्म देते हैं। यह ऊर्जा सिर्फ हमारी सोच को नहीं बदलती, बल्कि हमारे रिश्तों को, हमारे शरीर को और पूरे जीवन को बदल देती है। इस किताब के साथ बिताया गया हर पल एक ध्यान की तरह है, हर अध्याय एक दर्पण की तरह है, और हर एफर्मेशन एक बीज की तरह है जिसे आप अपने भीतर बोते हैं। और जब आप इसे रोज पानी देते हैं, विश्वास का, ध्यान का, प्रेम का, तो एक दिन यह बीज एक सुंदर वृक्ष बनता है जिस पर आत्मविश्वास के फल लगते हैं, प्रेम की छांव होती है और शांति की हवा बहती है। किताब यू कैन हील योर लाइफ खत्म नहीं होती, यह एक शुरुआत देती है, एक नई सोच की, एक नई पहचान की, एक नए संबंध की। अपने आप से अगर आपने यह किताब दिल से सुनी है तो आप अब पहले जैसे नहीं रहे, अब आप जागरूक हो गए हैं, अब आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, अब आप खुद को हील कर सकते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हीलिंग आपके ही भीतर है। और यह सबसे बड़ा उपहार है जो यह किताब आपको देती है।